बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन की थी। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसकी एग्जांपल्स देखी थी। फिर हमने कुछ उससे रिलेटेड कुछ और मज़ीद डेफिनेशंस थी नल स्पेस ऑफ टी की, जिसको हम इन शॉर्ट एन ऑफ टी बोलते हैं, रेंज ऑफ टी की जिसको हम आर ऑफ टी बोलते हैं। ये पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स की थी, और फिर हमने इनसे रिलेटेड जो थे वो कुछ रिज़ल्ट्स पढ़े थे। आज हम एक और थ्योरम करने जा रहे हैं, और वो जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि टी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, और जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन फिर हमने ये शो करना है कि टी जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है इफ़ एंड ओनली इफ़ एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसमें एक ही सेट है, वो एक ही सेट है, वो एन ऑफ टी में एक सेट आता है जिसका आंसर एक ही एलिमेंट आता है जो कि ज़ीरो है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज़ हुआ है वो इंजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक फ़ंक्शन जो है वो इंजेक्टिव कब होता है। इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक फ़ंक्शन f जो कि a से b पर जा रहा है वो वन वन या इंजेक्टिव होता है अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और वो क्या है कि वो कंडीशन a के तमाम एलिमेंट्स पर लगती है कि आप a के तमाम एलिमेंट्स लें, ठीक है। अगर कोई से भी दो एलिमेंट आपने a में से लिए हैं, ठीक है, अगर उन दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस बराबर हैं तो लाजमी बात है वो दोनों एलिमेंट्स भी बराबर हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, ये जो मैंने नीचे आपको बनाकर दिखाया हुआ है। अब देखिए वन जो है वो किस पर मैप कर रहा है, एफ ऑफ वन का आंसर आ रहा है ए, एफ ऑफ टू का आंसर आ रहा है बी, एफ ऑफ थ्री का आंसर आ रहा है सी। तो यहाँ से हम इंजेक्टिव को कैसे देख सकते हैं। अगर मैं दो एलिमेंट जो हैं वो उठाऊँ, मैंने ए में से दो एलिमेंट लिए, लेकिन वो कौन से लिए, वन और वन नहीं लिया जो कि ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है कि एफ ऑफ वन बराबर है एफ ऑफ वन के। तो एफ ऑफ वन का आंसर क्या है ए, एफ ऑफ वन का आंसर क्या है ए। तो ए के बराबर है, तो अगर ए के बराबर है तो आप अंदर देखेंगे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं कैपिटल ए के वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन को देखने का एक नज़रिया होता है कि वन वन फंक्शन को हम कैसे देख सकते हैं कि अगर आप दो एलिमेंट्स ए में से उठा भी रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों एलिमेंट्स पर ये देखें कि अगर उन दोनों के जो इमेजेस हैं वो अगर बराबर हैं तो लाजमी बात वो दोनों एलिमेंट्स भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि वो ऐसे ही था। अगर मैं दो एलिमेंट्स, अगर हम इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देखना चाहें तो वो इस तरह देख सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स ही बराबर नहीं हैं तो लाजमी तौर पर उनके इमेजेस बराबर नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं ले रही हूँ, मैंने ये एलिमेंट लिया है जी वन और टू, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये सेट ए में से हैं, ये दो एलिमेंट्स बराबर नहीं है ना बराबर, ये दो एलिमेंट्स वन जो है वो टू के बराबर नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो इनके इमेजेस हैं वो भी बराबर नहीं होंगे। एफ ऑफ वन पर एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू का आंसर चेक करें क्या आएगा। एफ ऑफ वन का आंसर आता है ए और एफ ऑफ टू का आंसर आता है बी। देखें ए और बी भी दोनों बराबर नहीं है। तो ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आप इस तरह भी देख सकते हैं इसकी वन टू वन फंक्शन की, ठीक है। तो अब फंक्शन जो है वो वन वन या इंजेक्टिव कब होता है कि अगर आप दो एलिमेंट जो ए में से लें, अगर उन दोनों के इमेजेस बराबर हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। और कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये है कि अगर वो दो एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं तो उनके इमेजेस भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है, वो हमने अपने थ्योरम में यूज़ करनी है, तो इसलिए फिर हमने इसकी डेफिनेशन को देखा अच्छे से। अब हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं, और थ्योरम के स्टेटमेंट में था कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था और टी इंजेक्टिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ, कि अगर उसकी नल स्पेस में जो उसकी नल स्पेस जो कि एक सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो ज़ीरो एलिमेंट है। अच्छा, ये जो इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि टी इंजेक्टिव है, देन फिर हम शो करेंगे कि एन ऑफ टी में एक ही एलिमेंट आता है जो कि ज़ीरो एलिमेंट आता है, और फिर हम सपोज ये चीज़ करेंगे और प्रूव ये करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज कर लेते हैं कि जो टी है वो इंजेक्टिव है।
अगर टी सपोज के लिए हमने टी इंजेक्टिव है, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट लिया एन ऑफ टी में से, एक्स मैंने लिया है एन ऑफ टी में से। अगर आपको याद हो तो एन ऑफ टी की क्या डेफिनेशन होती थी, आप कोई भी एलिमेंट एन ऑफ टी में से लेते थे तो उसका मतलब ये होता था कि उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो दूसरे जो वेक्टर स्पेस वी होती थी उसका ज़ीरो असाइन करता है हमें। ये उसकी डेफिनेशन होती है एन ऑफ टी की, कि कोई भी एलिमेंट आप एन ऑफ टी में से लें तो वो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिखा कि एक एलिमेंट मैंने एक्स एन ऑफ टी में से लिया, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं कि टी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है ज़ीरो वी के, ठीक है। आल्सो एक और चीज़ जो ये लिखी हुई है वो ये मैंने आपको जब हमारी क्लासेस थी तो फिर मैंने आपको बताया था कि लिनियरिटी को देखने का एक बहुत बेस्ट वे ये होता है कि अगर आप दोनों वेक्टर स्पेसेस अगर आप वेक्टर स्पेस v जो u वेक्टर स्पेस होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है ना u से v तक, अगर आप u वाले वेक्टर स्पेस का ज़ीरो, ठीक है, उसमें पुट करें जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वेक्टर स्पेस v का ज़ीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, ठीक है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये x1 x2 ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि कह सकते हैं कि x1 और x2 यही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको दी है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर मैप कर रही है, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा कि आप ज़ीरो पुट करेंगे, ये आर स्क्वायर का ज़ीरो कौन सा होता है, ज़ीरो ज़ीरो, आप ज़ीरो ज़ीरो इस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो भी ज़ीरो ज़ीरो आएगा और वो इसका आएगा इस वाले आर स्क्वायर का। तो अगर आप u वाले का ज़ीरो पुट करें और v वाले का ज़ीरो आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है। तो इसका मतलब फिर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि t ऑफ, चूँकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि t में u वाला ज़ीरो पुट करें तो फिर हमें v वाला ज़ीरो मिल जाता है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, उनकी जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि t ऑफ x बराबर है t ऑफ ज़ीरो u के। अब यहाँ से देखें टी ऑफ एक्स बराबर है टी ऑफ ज़ीरो यू के, तो चूंकि टी जो है वो लीनियर वो इंजेक्टिव है और अभी हमने देखा है कि जब हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और टी ऑफ एक्स बराबर है टी ऑफ वाई के तो फिर हमारे पास क्या आता है कि एक्स वाई के बराबर है, यही हम लिखते हैं ना अगर टी इंजेक्टिव है। तो अगर टी इंजेक्टिव है तो अगर उनके इमेजेस बराबर हैं तो वो जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एक्स और ज़ीरो यू वो भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर x बराबर है u v के, ठीक है, ज़ीरो u के, तो फिर इसका मतलब ये जो फिर मैंने x n ऑफ t में से लिया था वो किसके बराबर है, वो ज़ीरो के बराबर है। तो फिर इसका मतलब मैंने ज़ीरो ही एक एलिमेंट है जो फिर मैंने n ऑफ t में से लिया होना है, क्योंकि मैंने ये x आर्बिट्रेरी उठाया था। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो n ऑफ t है उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो कौन सा होगा, ज़ीरो वाला होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब हम सपोज कर लेते हैं, ये यहाँ तक हम प्रूव कर चुके हैं आधा, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि n ऑफ t में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है ये ज़ीरो u वाला, ठीक है, यानी कि u का ज़ीरो पड़ा हुआ है। और अब हमने शो ये करना है कि जो t है वो इंजेक्टिव है, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं दो एलिमेंट्स, ठीक है, u में से, x और y हमने u में से ले लिए और हम लिख लेते हैं कि टी ऑफ एक्स बराबर है टी ऑफ वाई के। अगर इस पूरे प्रोसीजर को इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए मेरे पास एट द एंड आंसर आ जाता है x बराबर है y के, क्योंकि ये एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए ना, देखिए उनके इमेजेस बराबर हैं। तो अगर एट द एंड मेरे पास आंसर आ जाता है कि वो एलिमेंट्स भी बराबर हैं जैसे ये दोनों, तो फिर मैं कहूँगी कि ये जो t है वो इंजेक्टिव होगा। तो हम उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। सपोज कर लिया हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं, ये तो हमने सपोज कर लिया हुआ है ना पहले ही, तो ये हमारे पास सपोजिशन पड़ी हुई है। हमारे पास अब दो सपोजिशन है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा ये कि एन ऑफ टी में ये ज़ीरो वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमने शो ये करना है कि टी इंजेक्टिव है, तो उसके लिए फिर हम बाय उसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे। हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं यू में से,
सच डैट कि टी ऑफ एक्स बराबर है टी ऑफ वाई के, ऐसे भी लिख लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे कहाँ तक पहुँचने के लिए, एक्स बराबर वाई तक पहुँचने के लिए, ठीक है। कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास है टी ऑफ एक्स बराबर है टी ऑफ वाई के, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं इधर वाली साइड पे ले आई। अब चूँकि टी लीनियर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर आपको याद हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई को, लिख सकते हैं कि नहीं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने मज़ीद इसको अच्छे से देखना है तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं टी इंटू एक्स प्लस माइनस टी इंटू वाई, ठीक है। तो वो फिर आगे मज़ीद माइनस टी ओ वाई पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, और फिर ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं। तो हम इसको सिंपली मज़ीद एक्सप्लेन किया, हम इसको वैसे ही लिख देते हैं कि टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई बराबर है ज़ीरो वी के। तो फिर इसको हमने लिख दिया टी ऑफ टी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी ज़ीरो वी लिखेंगे, क्योंकि अब वो हम टी वाले की बात कर रहे हैं ना। टी जब हम कोई एलिमेंट टी ऑफ टी की सेंस में देखते हैं ना, टी ऑफ वी वन टी ऑफ एक्स वन, तो अब वो एलिमेंट जो है वो यू का नहीं रहता, अब वो एलिमेंट वी का हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो जब हम टी ऑफ वाई को इधर लेके आएंगे तो जो इधर एलिमेंट बचेगा वो ज़ीरो वी का होगा, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ हमने लिख ली। अब देखें कि t इंटू एक्स माइनस वाई बराबर है ज़ीरो वी के। यहाँ से आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से हम ये डेफिनेशन देख सकते हैं ना कि टी ऑफ एक्स बराबर है ज़ीरो वी के। तो जब हम ये चीज़ लिखते हैं टी ऑफ एक्स बराबर है ज़ीरो वी के, तो यहाँ से ये शो होता है ना कि ये जो x है वो एन ऑफ टी को चला जाता है, क्योंकि एन ऑफ टी की डेफिनेशन है ये। तो यहाँ से क्या शो हो जाएगा कि ये जो x माइनस वाई है वो किस में चला गया है, वो एन ऑफ टी में चला गया, ठीक है। ये देखें x माइनस वाई बिलोंग्स टू एन ऑफ टी, और एन ऑफ टी क्या है, एन ऑफ टी आपको गिवन था कि वो ज़ीरो यू के बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर है ज़ीरो यू के। तो यहाँ से अब y को दूसरी साइड पर ले आए, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस ज़ीरो यू। अब चूँकि x भी जो है वो सॉरी y भी जो है वो u का एलिमेंट है, ज़ीरो यू भी u का एलिमेंट है, तो u वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और वेक्टर स्पेस की जो पहली प्रॉपर्टी थी होती है वो ये होती है कि वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। तो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है तो वो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो दो एलिमेंट को u और ज़ीरो को जब हम ऐड करेंगे, y और ज़ीरो को ऐड करेंगे तो फिर हमें y मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख ली। यहाँ से हमारे पास क्या शो हो गया कि y बराबर x बराबर है y के। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि t जो है वो इंजेक्टिव है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर t इंजेक्टिव है इफ़ एंड ओनली इफ़ एन ऑफ टी में एक एलिमेंट आता है और वो आता है ज़ीरो वाला, और अगर एन ऑफ टी में एक एलिमेंट है ज़ीरो तो टी लाजमी तौर पर इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट था। नेक्स्ट एक और रिज़ल्ट की तरफ मूव करते हैं कि एक इंजेक्टिव फंक्शन एंड इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व बेसिस एंड डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रखती है बेसिस और डायमेंशन को। ये एक ख़ास किस्म की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सी, इंजेक्टिव वाली। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जो बेसिस और डायमेंशन दोनों को प्रिजर्व रखते हैं। अब प्रिजर्व रखने का क्या मतलब है, प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज रखना। तो अगर वो बेसिस और डायमेंशन को महफूज रख रही है, मतलब ये कि जो यू वाले में बेसिस पड़ी हुई हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद भी बेसिस वही रहती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आनी चाहिए, बेसिस बदलती नहीं है और ना ही उनकी तादाद बदलती है। ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है, ये मोटिव है इस थ्योरम का। तो अब हम यही प्रूव करने की तरफ चल रहे हैं। लेट कर लेते हैं कि जो टी है यू से वी तक बी इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और एक और चीज़ ऐड करते हैं कि ये जो कलेक्शन हमने ली है वो यू में से ली है और ये जो कलेक्शन ली है ये बेसिस है,
ठीक है, ये बेसिस है। तो अब हमारा मोटिव ये है कि जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है, टी ऑफ u1 के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो टी ऑफ u1 बनेगा, u2 के ऊपर करेंगे तो टी ऑफ u2 बनेगा, एंड सो ऑन टी ऑफ un बनेगा। हमारा ये मोटिव है कि हमने ये जो कलेक्शन अब आई है इसको हमने जो है वो बेसिस शो करना है, किसके लिए, आर ऑफ टी के लिए। अगर मैं ऐसा शो कर दूंगी तो फिर यहाँ से ये चीज़ आ जाती है कि जो कलेक्शन अब आई है नई वाली, ये भी बेसिस हैं और ये प्रिजर्व, यहाँ से प्रिजर्वेंस शो हो जाती है इसकी। और आप यहाँ से एक बात और देख सकते हैं कि अगर ये कलेक्शन जो कि बेसिस थी वो U में से थी, तो आपको पता है कि जब हम T अप्लाई कर देते हैं तो वो एलिमेंट U का तो नहीं रहता ना, वो अब R ऑफ T में चला जाता है, यानी कि उसकी रेंज में चला जाता है। ठीक है, तो अब ये जो कलेक्शन है ये अब R ऑफ T की कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अब हमने ये शो करना है कि जो R ऑफ T की कलेक्शन है ये बेसिस है। तो अगर ये भी बेसिस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो T है उसने बेसिस को प्रिजर्व रखा है। जो U में बेसिस थी, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद भी वो कलेक्शन बेसिस ही रही है, तो फिर ये बेसिस की प्रिजर्वेंस को शो कर रहा है। और यहाँ से हम बेसिस की प्रिजर्वेंस को बताने से पहले उसकी डायमेंशन को पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अब ये बेसिस थी U में, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, n। तो जो हमारे पास ये नई कलेक्शन आई है जिसको हमने बेसिस बताना है, अगर तो ये बेसिस हो जाती है ये कलेक्शन, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, इसमें भी n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, तो तादाद तो दोनों में बराबर है, डायमेंशन तो प्रिजर्व है। सिर्फ मकसद ये है कि हमने बेसिस को शो। चलें, तो फिर अब हम इनकी जो है वो शो करते हैं कि ये कलेक्शन बेसिस है। तो इसको शो करने के लिए कि ये बेसिस है, हम उससे पहले बेसिस की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं। वो डेफिनेशन ये थी कि जब हम एक कलेक्शन ले लेते थे बेसिस की, हम एक वेक्टर स्पेस में से कलेक्शन लेते थे और उसको हम शो करते थे कि वो बेसिस है अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन ये कि वो जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी बात ये कि वो जो कलेक्शन है वो स्पैन करे पूरी वेक्टर स्पेस वी को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इस कलेक्शन के साथ यही काम करना है, इस कलेक्शन को लेकर इन दोनों कंडीशंस को हमने पूरा करना है। अगर वो दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये कलेक्शन बेसिस हो जाएगी, और अगर ये कलेक्शन बेसिस हो गई तो फिर ये बेसिस की प्रिजर्वेंस और डायमेंशन का थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहली कंडीशन कि हमने उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है इस कलेक्शन को, तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी कलेक्शन को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम A1 लिखते हैं, साथ उस कलेक्शन का पहला एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, फिर हम प्लस A2 लिखते हैं और फिर उस कलेक्शन का दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, एंड सो ऑन। फिर उस कलेक्शन AN लिखते हैं और कलेक्शन का लास्ट एलिमेंट लिखते हैं, और बराबर किसके लिखते हैं, ज़ीरो के। ज़ीरो किसका होता है, उस वेक्टर स्पेस का जिसमें से आपने ये कलेक्शन ली होती है। अब आपने ये कलेक्शन R ऑफ T में से ली है, और R ऑफ T में मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट होता है वो V का होता है, तो इसलिए ज़ीरो V लिखेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी AIs हैं सारे, वो सारे AIs फील्ड के एलिमेंट होते हैं, ये भी आपको पता है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम उस कलेक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद उसको बराबर कर देते हैं ज़ीरो के। अगर आपके पास ये A1 A2 सोन AN की वैल्यू ज़ीरो आ जाती हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो आ जाते हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि ये जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब हमारा मेन मकसद ये है कि हमने ये जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास कोफिशेंट्स हैं A1 A2 सोन AN, इनको हमने ज़ीरो शो करना है। अगर तो इनका आंसर ज़ीरो के बराबर आ जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि ये जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हमने जो मज़ीद काम करना है वो अपनी गिवन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए ही करना है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास ये था कि टी लीनियरली इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर यहाँ पे इंजेक्टिव का वर्ड यूज़ हुआ है, तो फिर हम उसकी डेफिनेशन को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो अब हमने इसको आगे प्रोसीड करते हुए कि हमारे पास A1 A2 सोन AN इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए एट दी एंड, उसको लाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और वो हम देखते हैं कि हम कैसे आते हैं वहाँ तक। ओके, अब चूँकि वो आपका लास्ट स्टेप ये था कि A1 T इंटू V1 प्लस A2 T इंटू V2 U1 है और ये U2 है,
प्लस सो ऑन प्लस ए एन टी इंटू यू एन बराबर किसके है 0v के। तो आपको पता है कि टी लीनियर भी है, इंजेक्टिव भी है, लीनियर भी है। तो लीनियर है तो लीनियर से आप के पास दूसरी प्रॉपर्टी थी लीनियरिटी की कि a इंटू टी ऑफ एक्स आ जाए, तो आप उसको लिख सकते हैं a टी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये चीज़ इस तरह लिखोगे। तो ये देखें उसने आगे क्या हुआ है, ए वन इंटू टी ऑफ यू वन था, तो उसने क्या किया टी इंटू ए वन यू वन कर दिया, प्लस इसको क्या कर दिया टी इंटू ए टू यू टू कर दिया, प्लस सोन इसको क्या कर दिया टी इंटू ए एन यू एन कर दिया बराबर 0v। अब फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगेगी, वो कैसे लगेगी, वो ये वाली लगेगी। अब क्योंकि आपको पता है ना कि टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई हो जाए, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते होते हैं ना टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब उसने भी इसको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। कंबाइन करके कैसे लिखेगा वो, कि ये अलग अलग लिखे हुए हैं ना, वो इसको कंबाइन कर देगा। किसकी वजह से, ये सारे काम वो लिनियरिटी की वजह से कर रहा है, ठीक है। आपको बाकायदा इधर लिखना पड़ेगा कि टी क्या है, टी क्या है, वरना इससे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं जब आप हर स्टेप के बारे में बताते नहीं हो कि वो क्या है। उसके बाद जब ये चीज़ आप लिख लेते हो, अब आपको एक और चीज़ मालूम है, जैसे वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की कि चूँकि टी लीनियर है, तो फिर हम अगर टी में ट्रांसफॉर्मेशन में वी यू वाली वेक्टर स्पेस का ज़ीरो पुट करें, तो आपके पास अगर आंसर वी वाले का ज़ीरो आ जाए, तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है, और वहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं। अब ये दो चीज़ें अब आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब आप इनको कंपेयर करें, ज़ीरो वी बराबर है, तो यहाँ से टी ऑफ दिस वन बराबर हो जाएगा टी ऑफ ज़ीरो यू के। तो अगर ये बराबर है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि टी इंजेक्टिव था, तो आपको पता है इंजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है कि अगर टी ऑफ एक्स बराबर है टी ऑफ वाई के, तो लाजमी तौर पर एक्स बराबर होता है वाई के। तो अगर ये टी ऑफ दिस वन बराबर है टी ऑफ दिस वन के, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर टी इंजेक्टिव है तो फिर ये चीज़ बराबर हो जाएगी 0u के, ठीक है ना। ये चीज़ बराबर किसकी हो जाएगी 0u के। अब आपने ये यहाँ पर एक चीज़ लेट की हुई थी, वो ये कि u जो है, ये जो कलेक्शन आपने ली, ये बेसिस है, ये ऑलरेडी बेसिस है, ये आपने खुद ही कहा हुआ है। तो अगर ये बेसिस है तो ये तो कंडीशन तो पहले सेटिस्फाई करती है, कौन सी, कि ये जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरी ये बात कि ये स्पैन करती है u को। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जब आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर रहे होंगे, वहाँ पर आपने ये काम किया होगा ना, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन प्लस an u1 इज इक्वल टू 0, ये आपने लिखा होना। और अगर ये लीनियर, ये बेसिस है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगी, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी a1 a2 सो ऑन an होने थे, वो सारे क्या होने थे, वो फिर 0 होने थे, ठीक है ना। वो सारे क्या होने थे, वो सारे 0 होने थे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि हमारे पास जितने भी a1 a2 सो ऑन an थे, वो क्या हो गए हैं, वो 0 हो गए। तो अगर वो 0 हो गया, तो ये जो कलेक्शन थी वो क्या हो गया, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। अब एक चीज़ तो हमने बेसिस की शो कर दी, दूसरी चीज़ थी स्पैनिंग वाली, कि वो स्पैन करता है। अब स्पैनिंग का ये मतलब होता है कि ये जो कलेक्शन हमने ली है, वो जिस वेक्टर स्पेस की कलेक्शन है, उस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को जनरेट कर सकती है। कैसे, कि अगर मैं ये जो मेरे पास कलेक्शन है, अगर मैं उसको इस तरह लिखूँ, a1 t इंटू यू वन प्लस a2 t इंटू यू टू प्लस सो ऑन प्लस an t इंटू यू एन, वो बराबर है, अगर ये जो है वो बराबर आ जाए आर ऑफ टी के किसी एलिमेंट वी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस आर ऑफ टी का हर एलिमेंट जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये जो कलेक्शन ली थी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो अगर मैंने एट दी एंड ये चीज़ शो कर दी, तो इसका मतलब है कि ये स्पैन करता है पूरी वेक्टर स्पेस जिसमें से वो है आर ऑफ टी, उसको स्पैन करता है। तो अगर ये स्पैन भी कर गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो फिर ये बेसिस हो गया। तो फिर हम अब इसकी तरफ चलते हैं। सिंस ये हमने कलेक्शन ली थी जिसको हमने यू की बेसिस कहा था, तो अगर हमने इसको यू की बेसिस कहा था, तो फिर एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली बात तो हो गई। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि अगर ये बेसिस है, तो फिर ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है ना। उसका क्या मतलब था कि वो यू का हर एलिमेंट जो है वो इस कलेक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा गया है कि हमने इसको कैसे लिखा कि
एवरी u बिलोंग्स टू कैपिटल U कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है। और फिर उसके लिए हमें कुछ कोफिशिएंट की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि हम फील्ड में से लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह। तो b1 आप b1 u1 भी लिख सकते हो, a1 u1 भी लिख सकते हो। b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस ऑन bn u1 इज इक्वल टू u, यही होता है ना जब वो स्पैन करता है ना। यही बात मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जब वो कलेक्शन किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करती है, इसका मतलब है कि उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लें जब हम फील्ड के एलिमेंट के साथ, तो वो लाजमी तौर पर वेक्टर स्पेस, उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जनरेट करेगी। यानी कि आप उसके साथ कोई इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा, वो आंसर आएगा, वो आंसर लाजमी तौर पर यू में जाएगा, वो यू का ही कोई एलिमेंट बन के आ जाएगा आपके सामने। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये काम तो हो गया किसके लिए, कि यू कलेक्शन के लिए। जो आपने यू कलेक्शन ली थी वो बेसिस थी, तो वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और दूसरी कंडीशन यही वाली थी, स्पैनिंग वाली, तो वो बाय डेफिनेशन उसने ऐसे लिख दिया। अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं वी आर ऑफ टी में से, क्या ये भी इस तरह लिखा जाएगा? लेकिन यहाँ पर जो u1 है उसकी जगह t ऑफ u1 होगा फिर, क्योंकि अब आप एलिमेंट r ऑफ t में से ले रहे हैं ना। तो जितने भी यहाँ u2 लिखा हुआ है उसकी जगह पर t ऑफ u2 लिखा होना चाहिए, तो फिर un है, t ऑफ un लिखा होना चाहिए। अगर एट दी एंड यही फॉर्म आई लेकिन u की जगह पर v लिखा हुआ आया और u1 u2 सोन un की जगह पर ये चीज़ें लिखी हुई आई, तो फिर शो हो जाएगा कि ये जो कलेक्शन t1 वाली t इंटू u1 t इंटू u2 वाली कलेक्शन है वो स्पैन कर देती है फिर v के तमाम एलिमेंट को। तो फिर हम इस तरह लिखते हैं, हमने एक एलिमेंट ले लिया है r ऑफ t का। देन देयर एग्जिस्ट, अगर हम देखें हम एक एलिमेंट r ऑफ t में से लेते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ r ऑफ t की क्या डेफिनेशन होती है कि t ओ फिर हमें एक ऐसा एलिमेंट u ज़रूर मिल जाता है कैपिटल U में से कि हम उसके ऊपर अप्लाई करें तो हमें एक v वाला एलिमेंट मिल जाए। ये r ऑफ t की डेफिनेशन होती है। जैसे n ऑफ t की डेफिनेशन थी ना कि हम एक एलिमेंट लेते हैं n ऑफ t में से, तो उसका ये मतलब है कि हम उसके ऊपर जो है वो t अप्लाई करें तो हमें v वाले एलिमेंट का ज़ीरो मिलता है। तो जब हम एक एलिमेंट जो है वो r ऑफ t में से लेते हैं, जैसे अगर मैं x जो है वो r ऑफ t में से लूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक u में से एक ऐसा एलिमेंट y मिल जाएगा लाजमी तौर पर कि मैं y के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगी तो मुझे x मिलेगा। ठीक है, ये r ऑफ रेंज की जैसे डेफिनेशन होती है वैसे ये डेफिनेशन है कि आपको एक u ज़रूर मिल जाएगा कैपिटल U में से कि आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो t इंटू यू बराबर होएगा v के। अच्छा, अब ये जो u है ये किसके बराबर है? ये भी आपने पीछे देखा है, ये किसके बराबर था? ये इसके बराबर है b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस ऑन bn un। तो मैंने वही उसकी जगह पे पुट कर दिए। अब चूंकि t लीनियर है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पहले आप इसको ऐसे सेपरेट करेंगे b1 u1 प्लस t इंटू b2 u2 प्लस ऑन प्लस t इंटू bn vn सॉरी un इज इक्वल टू v। और फिर इसके ऊपर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। वो क्या होती है, b1 साइड पे t इंटू u1 प्लस b2 साइड पे t इंटू u2 प्लस ऑन। ये दो दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, लेकिन उसने जो है वो थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो आप देखेंगे कि अब आपके पास क्या चीज़ आई है एट दी एंड, क्या है? यही है b1 t इंटू u1 प्लस b2 t इंटू u2 प्लस ऑन bn t इंटू un किसके बराबर है? v के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कलेक्शन ली थी आपने t इंटू u1 t इंटू u2 सोन t इंटू un, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक एलिमेंट बन गया है v। तो इसका मतलब है कि वो r ऑफ t के हर एलिमेंट को जनरेट कर देगा। कौन? ये। तो ये इसको हम पे लिख सकते हैं कि ये स्पैन कर रहा है पूरी की पूरी r ऑफ t को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कलेक्शन हमने ली थी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये बेसिस है। तो यहाँ से बेसिस की प्रिजर्वेंस शो हो गई है, ठीक है। और उसकी डायमेंशन के बारे में भी बात कर ली हमने, चूँकि अब ये जो कलेक्शन थी ये बेसिस होगी, इसमें भी n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे और जो u वाली बेसिस थी उसमें भी n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, तो यहाँ से उनकी डायमेंशन भी प्रिजर्व रही है। तो ये आपका थ्योरम था कि कोई भी लीनियर इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाजमी तौर पर बेसिस और डायमेंशन को प्रिजर्व रखती है, ठीक है। तो ये MCQs के तौर पर भी यूज़ हो सकता है।